वर्क के बारे में हम लोग आज कुछ जानने जा रहे हैं। वैसे तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में ये बोलते रहते हैं कि आज हमने ये काम किया, वो काम किया, इस तरीके से बहुत सारी बातें। तो बेसिकली जो हम लोग समझते हैं वर्क का मतलब वो यही है कि कोई भी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो एक वर्क है। और सही बात भी है, जनरल लैंग्वेज में इसको हम वर्क ही बोलते हैं। बट फिजिक्स की लैंग्वेज में ये वर्क नहीं होता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क का मतलब तो कुछ अलग ही हो रहा होता है। तो हम उसी के बारे में आज यहाँ पे जानेंगे कि फिजिक्स की भाषा में वर्क क्या होता है। देखिए, कोई भी वस्तु अगर है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है तो जाहिर सी बात है कि हमें उस पर कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। अब अगर हम वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि हमने भाई कुछ ना कुछ वर्क किया। तो कितना वर्क किया, ये सारी बातों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे आज। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक कोई वस्तु है, इस तरीके से कोई वस्तु है, इस पे एक बल लगाया गया। मान लीजिए जो बल की मात्रा है वो F है और ये पूरी तरीके से नियत है, यानी कि ये बदलने वाला फोर्स नहीं है। तो एक समान बल इस वस्तु पे लगाया गया। ये यहाँ रेस्ट में था, यानी कि विरामावस्था में था। तो ये मैं मान लिया कि ये इस पे इस तरीके से बल लगा और ये ऐसे ऐसे करते करते फिर ये वस्तु यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गई। ये जो वस्तु में एक विस्थापन आ गया इधर की तरफ, वो विस्थापन को मान लेता हूँ डी हुआ है। ठीक, तो एक नियत बल इस वस्तु पे लगा हुआ था, जिसकी दिशा अभी इधर ही बनी हुई है। इस तरीके से बल लगा हुआ है और ये वस्तु को यहाँ से उठा करके यहाँ तक धक्का दे दिया है। तो बेसिकली साइंस की भाषा में वर्क का मतलब होता है कि हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाएं और उस वस्तु में बल की दिशा में कितना विस्थापन आ रहा है, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस बात को हमें जानना है। तो अगर देखा जाए तो बल तो इधर लगा हुआ था वस्तु में, यानी कि इस दिशा में वस्तु का हम विस्थापन देखते हैं, कितना विस्थापन हो रहा है वस्तु का। तो उसके लिए हम ये दिशा बना दिया हमने और यहाँ से इस लाइन पे एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी कि यहाँ का जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण है। तो हमने मान लिया कि वस्तु में जो विस्थापन आया था वो बल की दिशा से कुछ थीटा कोण पे आया हुआ था विस्थापन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग बोल सकते हैं, कहा जा सकता है कि जो दूरी है इट इज डी कॉस थीटा। बिल्कुल त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा करके उसमें हम लोग कॉस थीटा लगाएंगे, जो कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ये आधार बटे कर्व मीन्स बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ से बेस की वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेनियस कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात है। तो अगर हम यहाँ से वर्क को समझे, यहाँ से बोले तो कह सकते हैं वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कभी ना कभी एफ डी कॉस थीटा भी मिल जाता है। और ऐसा तब मिलता है जब दोनों वेक्टरों का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि जो भी हमने अपने समझदारी के लिए बना रखा है कि भाई अगर दो वेक्टरों को हमने मल्टीप्लाई किया और एफ डी कॉस थीटा मिल गया तो उसको हम बोल देंगे डॉट प्रोडक्ट, या सिंपल सी बात है स्केलर प्रोडक्ट बोल देंगे। तो यहाँ से W इज इक्वल टू वी कैन राइट वेक्टर F डॉट वेक्टर D। यानी अब हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क का मतलब है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, ये चीज है। चलो भाई, ये तो हम लोगों ने पता किया ये कि जब किसी वस्तु पे कोई फोर्स लगाया जा रहा है जो कि एक नियत फोर्स यानी कांस्टेंट फोर्स है और वस्तु में यानी ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस पे कितना कार्य वो बल ने किया। ठीक, तो ये कार्य की बात आ गई है। अब इस कार्य के लिए कुछ केसेस भी हो सकते हैं, जैसे यदि मान लीजिए कि हमने वस्तु पर फोर्स लगाया
और ये जो है विस्थापन इस दिशा में हो गया, मान लीजिए, मतलब कि थीटा की वैल्यू वहां पे 90 डिग्री आ जाएगी। सपोज दैट इफ theta is equal to 90 degree, so then in this situation cos theta will be is equal to 0 because the value of cos 90 degree is equal to 0। तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्क होगा W, ये भी कितना हो जाएगा, 0। यानी कि हम बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा हुआ है और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के में जो डिस्प्लेसमेंट ला रहा है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे यानी कि परपेंडिकुलर लगा हुआ है, तो उसके द्वारा जो वर्क किया जाएगा इट विल बी डेफिनेटली 0। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मान लीजिए एक वृत्ताकार सर्कुलर पाथ पे कोई भी बॉडी मोशन कर रही होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स से मोशन कर रही होती है, लेकिन हम जान रहे हैं कि बॉडी के मोशन करने की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन से 90 डिग्री पे है यानी कि परपेंडिकुलर है। तो ऐसी सिचुएशन में द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स दिस विल बी 0, राइट। ओके, अब और भी कुछ केसेस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो तो -1 हो जाएगी, और ऐसी दशा में W जो हो जाएगा वो कुछ भी आएगा लेकिन वो एक निगेटिव वैल्यू मिल जाएगा फिर हमें, यानी कि सिंपल सी बात, वो निगेटिव वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम ये जान सकते हैं कि अगर कोई भी, वैसे भी ये जो फोर्स जो वर्क हमें मिलेगा वो सिंपल सी हो जाएगी बात, F इंटू डी इन निगेटिव माइनस F इंटू डी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे ये बात समझिए, जैसे मान लो ये वस्तु है, इधर ये मोशन में है, इस तरफ इधर मोशन में है। अब अगर ये सरकते हुए जा रहा है यानी कि स्लाइड करते हुए इधर जा रहा है तो इस पे एक घर्षण बल भी कार्य करेगा यानी कि फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी, यानी कि हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शन जो एक फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो ऐसी परिस्थिति है, यानी सामान्य तौर पे हम समझ सकते हैं जब किसी वस्तु पे लगने वाला बल उस वस्तु में विस्थापन उसकी बिल्कुल विपरीत दिशा में लेके आ रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं किसी वस्तु पे बल लग रहा है किसी दिशा में जबकि उसमें विस्थापन उसकी विपरीत दिशा में हो रहा है, तो उस बल द्वारा वस्तु पर किया गया जो वर्क है वो नेगेटिव ही होगा। ओके, और उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन सी बात है, जैसे कि हमने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री अगर जानी हुई है तो विद द हेल्प ऑफ दिस trigonometry we can generalize all the statement whatever we have discussed right now. Okay, so we can say if theta is less than 90 degree but it is greater or equal to 0 degree, so in this situation the value of cos theta, the value of cosine theta, it will always be positive, means the work will also be positive, जो वर्क होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। if the theta it is greater than the 90 degree but less or equal to 180 degree, so in this situation work will be negative because the value of cosine theta for the greater than 90 degree and less or equal to 180 degree is negative, means minus. Okay, so the work will also be negative. अच्छा, अभी तो जो हम लोगों ने ये वर्क पता किया हुआ है वो किसी ना किसी कांस्टेंट फोर्स का वर्क पता किया हुआ है। अब कोई जरूरी तो है नहीं कि रियल लाइफ में जो बॉडीज मोशन कर रही है किसी भी फोर्स के इन्फ्लुएंस में उस पे लगने वाला फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स ही हो। तो ऐसी सिचुएशन मान लीजिए कि उस पे लगने वाला फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स नहीं है बल्कि वो एक वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, थोड़ा सा आप सोचिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं इस पे। ओके, तो आई होप आपने सोच लिया होगा कुछ ना कुछ।
बट जो भी सोचा है थोड़ा सा इधर आप देखिए ध्यान से, फिर देखिए। तो अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु पे जो लगने वाला बल है वो एक वेरिएबल फोर्स है, मीन वो कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वो एक वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क कैसे हम लोग पता करेंगे ना, इस बात को हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। फिर जैसे कि मान लो कि ये कोई एक बॉडी है, इस तरीके से कोई एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स तो लग रहा है जो कि वेरिएबल फोर्स, यानी कि वो वेरी कर रहा, बदल रहा है बार बार। मान लो किस इस पे वो फोर्स लगा, वेरी करते करते लगा, और ये बॉडी यहां तक पहुंच गई है। ठीक, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, अगर इसको मैं x1 मान लूं, ये इस बॉडी की फाइनल पोजीशन है जिसको मैं x2 मान लूं, यानी कि वो वेरिएबल फोर्स इस पे लगा था और इस तरीके से वो बॉडी x1 से x2 तक पहुंच गई है। मैंने मान लिया कि जो इस पे लगने वाला फोर्स है वो इस डिस्प्लेसमेंट या इस पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी जैसे जैसे वस्तु की पोजीशन बदल रही है वैसे वैसे उस पे लगने वाला फोर्स भी बदल रहा है। अब वो किस तरीके से बदल रहा है, कैसी डिपेंडेंसी है, वो उसका अपना एक अलग फंक्शन है फिर वो x में, तो वो हम लोग जानेंगे। तो हमने मान लिया कि किसी इंस्टेंट पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस लोकेशन पे पहुंच गया हुआ है। अगर ये लोकेशन मैं a मान लूं, ठीक, ये बिल्कुल लोकेशन x है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे x1 ये x लोकेशन हो गया, बट पॉइंट a है, तो चलिए पॉइंट a को हम हटा ही देते हैं, इसको मान लेते हैं x ही है। इस समय इस पे जो लगने वाला एक बल है, ये बल अगर मैं बोल दूं कि ये बल Fx है, ठीक, Fx है। अब ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया इधर, यहाँ पे ये यहाँ पहुंच गया। अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट इसमें आया है उसको मैं dx मान लूँ, तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही जरा सा डिस्प्लेसमेंट मान लूँ, तो जाहिर सी बात ये जो लोकेशन हो जाएगी x प्लस dx हो जाएगी। ओके, तो ये इतनी बात है यहाँ पे। अब ये जो बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, इस थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स जो वेरी कर रहा है, जो बदल रहा है, इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि थोड़े से डिस्प्लेसमेंट में बहुत थोड़ा सा फोर्स बदलेगा। अगर वो बहुत थोड़ा सा फोर्स बदल रहा है तो हम अपना काम चलाने के लिए, जो कि हमें पता है कि वर्क हम जब तक फोर्स कांस्टेंट रहता तभी तक आसानी से पता कर सकते हैं, उसी के लिए हमने लर्न किया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। तो वही काम हम करते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं कि थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स या Fx है ये कांस्टेंट है, यानी कि ये बदल नहीं रहा है। तो अगर ये बदल नहीं रहा है तो बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करवाने में जो वर्क होगा इसको हम लोग dw बोल देते हैं। सिंपल सी बात है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मींस Fx इनटू dx। अब जरा सोचिए, अगर वस्तु x1 से x2 तक चली है तो इसी प्रकार के बहुत थोड़े थोड़े डिस्प्लेसमेंटों से गुजरी होगी वो चीज, राइट, इसी प्रकार के थोड़े थोड़े डिस्प्लेसमेंटों से गुजरी होगी, तो मतलब इसी प्रकार के थोड़े थोड़े वर्क इसमें हुए होंगे। अब अगर हमें यहां से लेकर के यहां तक के डिस्प्लेसमेंट में इस फोर्स का कुल वर्क पता करना है तो हम कैसे पता कर सकते हैं? वेरी गुड, वही तरीका, यानी कि हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, समाकलन यूज करना पड़ेगा। तो जो कुल वर्क हम निकालेंगे W, ये हो जाएगा इसी प्रकार के थोड़े थोड़े वर्क का इंटीग्रेशन। बट हम देख रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन की अपनी कोई लिमिट अगर हम नहीं दे रहे हैं तो ये अनंत से लेकर के अनंत तक के सारे वर्क को वो जोड़ देगा फिर, यानी कि वो हमें नहीं चाहिए। हम इस वस्तु पे जो फोर्स लगाना शुरू किए वो x1 बिंदु से लगाना शुरू किए हैं, इसलिए हमारा इंटीग्रेशन जो है वो x1 से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ तक ले गए हम x2 तक, तो हमारे इंटीग्रेशन में ये चीज x2 हो जानी चाहिए। अब क्या करेंगे अब हम लोग, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए Fx है तो अब हम dw की वैल्यू जो भी है वो पुट कर देते हैं, तो ये हो गया Fx dx, यानी कि x1 से लेकर के x2 ये लिमिट हो जाएगी फिर यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हम ये तरीका अपना करके, यानी कि हमने इस तरीका अपना करके हम किसी वेरिएबल फोर्स के थ्रू भी वर्क पता कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक कोई वस्तु है, यही वस्तु है, जैसे मान लो कि x1 बराबर जो है वो 2 मीटर है और जो x2 है ये बराबर 5 मीटर है, 5 मीटर है, और ये जो फोर्स Fx लगा हुआ है इसका अपना एक एक्सप्रेशन है। वो एक्सप्रेशन क्या है कि वो एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूं यहाँ पे। मान लो जो Fx है इट इज इक्वल टू 3 प्लस 2x, यानी इस प्रकार से
बल x पर निर्भर कर रहा है। तो बताइए x1 से लेकर के x2 तक डिस्प्लेस करवाने में इस फोर्स ने कितना वर्क कर दिया है। तो बहुत ही आसान है वो। देखिए यहां से लिख सकते हैं W बराबर x1 की वैल्यू है 2 और x2 की वैल्यू है 5, तो 2 से लेकर के 5 तक। अब F की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो 3 प्लस 2x और उसके बाद फिर dx, राइट। तो ये इंटीग्रेशन हो गया फिर यहां से। अब इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है x के रिस्पेक्ट में। तो इनका इंटीग्रेशन, 3 का इंटीग्रेशन जो होगा वो 3x हो जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन जो होगा वो केवल x स्क्वायर, हालांकि ये 2 का 2 बाहर हो गया और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पे लिमिट रख देते हैं 2 से लेकर के 5 तक, तो W की जो वैल्यू आ जाएगी, अब यहाँ एक बार लिमिट के प्लेस पे जो x है उसके प्लेस पे अपर लिमिट, उसके बाद फिर माइनस करके लोअर लिमिट। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, 5 रखेंगे तो 3 गुणे 5 बराबर 15 धन यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक, इतनी माइनस। अब इसी में 2 रख देते हैं, तो जब 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 बराबर 6 धन 2 का वर्ग बराबर 4, तो 10। यानी कि W की जो वैल्यू मिल गई 15 धन 25 बराबर आ गया 40, तो 40 माइनस 10 बराबर 30 जूल। तो हम यहाँ देख लें, जूल इज द यूनिट जिसमें हम वर्क का मेजरमेंट करते हैं ना, वो एक मात्रक है जूल। तो अगर किसी वस्तु पर इस तरीके से एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है, यानी जो बदलने वाला फोर्स लग रहा है, तो उसमें जो कार्य करेगा वो बल उस वस्तु पे वो 30 जूल का कार्य कर देगा फिर। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं, यानी कि कितना वर्क करेगा फिर वहां पे। तो ये तो एक वेरिएबल फोर्स का वर्क हो गया यहाँ पे। चलिए अच्छी बात है। देखिए हम लोग अपनी वास्तविक दुनिया में ये महसूस करते होंगे, जैसे किसी वस्तु पर अगर हमें बल लगाना पड़ रहा है, किसी भी वस्तु पर अगर हमें बल लगाना पड़ रहा है तो हमें ऊर्जा की जरूरत होती है भाई, ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर हमने खाना नहीं खाया है, हम 10 दिन से खाना नहीं खाए हुए हैं, कोई हमसे बोल दे कि ये जरा इस गाड़ी को धक्का दे करके यहाँ से वहां तक पहुंचवा दीजिए, तो बताइए हम कर पाएंगे क्या इस काम को? नहीं कर पाएंगे, बेसिकली नहीं कर पाएंगे। तो मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, बिना ऊर्जा के हम कार्य नहीं कर सकते हैं। हालांकि अब ये ऊर्जा जो है इसका भी मापन होता है भाई, इसका भी हम मापन कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा है, हम इतना खाना खा रहे हैं कितना ऊर्जा हो रहा है। हम मार्केट में से कोई भी चीज फूड खरीद के लेके आते हैं जो पैकेट में पैक है, तो उसके पन्नी पे लिखा रहता है कि आप इसका 100 ग्राम या फिर पूरा का पूरा पैकेट में जितना सामान है खा डालोगे तो आपको इतनी ऊर्जा ये देगा, किलो कैलोरी, राइट। तो कैलोरी वगैरह में सारी चीजें मेजर की रहती, लिखी रहती हैं वहां पे। तो मतलब कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मींस एनर्जी इज प्रोवाइडिंग अ कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो है हमें एक कैपेसिटी प्रोवाइड करवा रही है ताकि हम कुछ ना कुछ वर्क कर सकें, ठीक है। अब वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा वर्क कितना अमाउंट में कर पा रहे हैं। तो बेसिकली अगर हमें ऊर्जा का मापन करना है, यानी कि हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा है हमें इसका मापन करना है, तो हम इसका मापन बस इसी बात से कर सकते हैं कि हम अधिकतम उस ऊर्जा का प्रयोग करके कितना कार्य कर सकते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? हाँ, कि मतलब कि अगर हमें किसी भी वस्तु में निहित ऊर्जा का पता लगाना है कि उस वस्तु में कितनी ऊर्जा निहित है, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि वो वस्तु उस संपूर्ण ऊर्जा को खर्चा करके अधिकतम कितना कार्य कर सकती है, ठीक। तो इसी बात से हम ऊर्जा के बारे में पता लगा सकते हैं। हालांकि